हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी आज एक नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। जैसा कि हमको पता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट मोड पर जोर दिया। उन्होंने बार बार यही कहना स्टार्ट किया कि अगर ब्लैक मनी को रोकना है तो उसके लिए या हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है, या हमारे देश की इकोनॉमी को आगे आगे अगर बढ़ाना है तो हमें कैश ट्रांजेक्शन की जगह हमें क्या होगा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रयोग में लाना होगा। इसके लिए कुछ टाइम बाद जैसे हमने देखा कि अगर जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं भी थे तो उन सबके बैंक अकाउंट ओपन किए गए और उसका जीरो बैलेंस वाले वो अकाउंट सारे ओपन किए गए। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जीएसटी आया और उसके बाद नोटबंदी अप्लाई किया गया, डिमोनेटाइजेशन अप्लाई किया गया। तो उसके बाद हमने ये देखा कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे, बड़े ट्रांजेक्शन्स, वो सारे हम एक तरह से डिजिटल मोड में करने लग गए। डिजिटल मोड का मतलब है कि आरटीजीएस, एनईएफटी या नेट बैंकिंग के थ्रू हम मोस्टली अपने पेमेंट करने लग गए। इसके अलावा छोटे छोटे जो ऐप हैं जैसे पेटीएम या फोन पे, इन ऐप का यूज हमने बहुत ज्यादा होते हुए देखा और आज भी हम ऐप का यूज करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए या यूपीआई के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो अब है क्या कि इसमें जैसे जब भी हम कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं, बड़ा कैश ट्रांजेक्शन करते हैं या कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट, एक हैवी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक हमसे क्या करता है, एक आईडी की डिमांड करता है, एक पैन कार्ड की डिमांड करता है या एक आधार कार्ड की डिमांड करता है। अगर वो आईडी हम बैंक को सबमिट नहीं करते तो बैंक वो पैसे हमारे डिपॉजिट करेगा ही नहीं। तो एक आईडी की हमसे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर कहीं भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, मतलब कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं, लैंड, बिल्डिंग या कोई कोई हैवी चीज हम परचेज करते हैं, ठीक है, या तो उस केस में हमें वहां पर जो पर्सन से हम गुड्स या सर्विस या एसेट ले रहे हैं उसको हमें अपनी कोई भी एक आईडी, खास तौर से पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं अवेलेबल है तो एक आधार कार्ड की डिमांड करी जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जो भी बड़े ट्रांजेक्शन्स हैं, वो एक लिमिट से ज्यादा के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड पर्सन की लायबिलिटी ये बनती है जिससे वो सर्विस ली जा रही है, वो प्रोडक्ट लिया जा रहा है, वो एसेट ली जा रही है, उस पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो रिलेटेड ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि बैंक क्या करता है, वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक तरह से जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन के ऊपर पैनी नजर रखता है। और कहीं ना कहीं होता यह है कि जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब हम या हमारे जैसा कोई बंदा आईटीआर फाइल करता है, तो कई केस में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सुलझे हुए होते हैं, अपना सारा काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हैं, हर चीज की रिसिप्ट लगते हैं और सारी जो भी है, जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल फॉर्मेलिटी के लिए सोचते हैं कि आईटीआर हम फाइल करा लेते हैं और कुछ भी आईटीआर अगर हम फाइल कर लें तो उससे हमारा काम चल जाएगा। अब जैसे 2.5 लाख, 2,50,000 तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो रिलेटेड पर्सन या जो बंदा जिसको ढंग से उसकी नॉलेज नहीं है, वो कहेगा सर कोई नहीं, आप 2.5 लाख तक की आईटीआर आप डाल लो तो 2.5 लाख तक का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसको राउंड ऑफ करके 2.5 लाख तक बना दिया जाता है। लेकिन है क्या कि उसमें आप डिपार्टमेंट के पास क्या होता है कि बहुत सारी चीजें क्रॉस चेक करने के तरीके होते हैं, चोरी पकड़ने के तरीके होते हैं। जैसे कोई मर्डर हो जाता है ना, तो मर्डर होने के बाद आदमी क्या करता है, जो भी जिसने मर्डर किया है या जो भी कल्प्रिट है वो क्या करता है, वहां से सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है। वो ब्लड अगर गिरा हुआ ब्लड को पोंछ देगा या कुछ और, मतलब इस तरह से करेगा कि जैसे वहां नीट एंड क्लीन पोछा ओछा लगा के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा। लेकिन है क्या कि भाई जो क्राइम डिपार्टमेंट वाले हैं, जब इन्वेस्टिंग टीम आती है तो उनके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि अगर उन जो भी हैं सबूत अगर मिटाओगे भी तो उनको कहीं ना कहीं से वो चीजें निकाल लेते हैं और बाद में हम देखते हैं कि कल्पित कभी ना कभी पकड़ में
आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई आदमी टैक्स चोरी कर रहा है, और लोग करते हैं, बाज नहीं आते, टैक्स चोरी करता है, तो उसको पकड़ने की टेक्निक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मतलब जो भी वहां का स्टाफ है वहां उनको दी जाती है ट्रेनिंग कि भाई कहां तक आदमी सोच सकता है और आपको किस तरह से उनकी वो सब चीजें पकड़नी है। तो आपके जो भी आपने ट्रांजेक्शन करे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके क्या होता है कि जो जो जितने भी जो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, जो हैवी ट्रांजेक्शन है, वो आपके जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट है उससे मैच किया जाता है कि आपकी आईटीआर, आपका जो बैंक स्टेटमेंट और प्लस जो आपके जो भी हैवी ट्रांजेक्शन है वो आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो उनमें कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस केस में क्या होगा कि डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि भाई वहां पर आपने इतना सब खर्चा कर रखा है, यहाँ आपने ये आईटीआर इतनी कम की कैसे फाइल कर रखी है। ठीक है, तो जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उसको मजाक ना समझें, उसको प्रॉपर किसी प्रोफेशनल बंदे से हम क्या करें, उसको सबमिट कराएं प्रॉपर, अपने जितने भी एविडेंस हो सकते हैं। देखिए सारा खेल किसी भी चीज में, चाहे कोई कोर्ट केस हो या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सारा खेल एविडेंस का होता है। अब अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन करा है, ऑब्वियस है कोई बड़ा ट्रांजेक्शन अगर करा है और डिपार्टमेंट को लगता है कि मुझे इंफॉर्मेशन को चाहिए या इंक्वायरी करनी चाहिए, तो ऑब्वियस है कि वो आपको नोटिस देगा, वो आपको बुलाएगा, आप ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाई ये सब चीजें कैसी हुई। हम बहुत बार ये भी देखा गया है कि आजकल एक फैशन शो टाइप का बन गया है। लोग क्या करते हैं कि कहीं कुछ भी लिया, कोई गाड़ी ली या कोई फॉरेन टूर किया या कुछ भी मोबाइल वगैरह लिया, तो है क्या कि वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें शेयर कर देते हैं। ठीक है, अपना शो ऑफ करने के लिए, जी हम यहाँ गए, हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास ऐसा वैसा। तो होता क्या है कि आज की डेट में डिपार्टमेंट जो है, इस जो टैक्स जो एविजन है या टैक्स चोरी को रोकने के लिए आपकी जो सोशल मीडिया की जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी आपकी नजर रखी जाती है और कहीं ना कहीं वहां से भी वो चोरी पकड़ी जाती है। तो अगर है क्या कि इसमें अगर हम कुछ सावधानी अगर बरतें तो हम जो फ्यूचर में जो हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम, पहली बात तो खड़ी ना हो, अगर कुछ होने के चांसेस हैं, तो अगर ये सारी एहतियात हम बरतें तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर डिपार्टमेंट का नोटिस आ भी जाता है तो एक तरह से उसको सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिए और साथ में ये इंफॉर्मेशन औरों के साथ शेयर करिए ताकि इसका फायदा औरों को भी मिल सके। मैं बहुत जगह, बहुत सारे जो क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो उनके बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर अगर कि बैंक जो है, बैंक में कितनी मैक्सिमम जो सेविंग अकाउंट में कितनी मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करें या करेंट अकाउंट से कितने के डिपॉजिट या विड्रॉल करें जिसके ऊपर हमें प्रॉब्लम ना आए। तो है क्या, और इन सब चीजों का जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर काफी हद तक देने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपकी बहुत सारी बातों का आंसर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 रीजंस व्हाई यू मे बी नोटिस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 10 मेन ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। वो कौन कौन से मेन रीजन होते हैं, ठीक है, कुछ हद तक तो हमें क्लियर होता है, लेकिन फिर भी उन सब चीजों को हम देख लेते हैं, लिमिट के बारे में पता नहीं होता। नंबर फर्स्ट, जैसा इसमें आपके सामने आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे शो रहा है, एग्रीगेट कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10 लाख और मोर इन अ ईयर इन सेविंग बैंक अकाउंट एंड 50 लाख कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन कैश फ्रॉम करेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे लोगों ने पूछा है और अभी भी आता है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो, अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें पूरे साल होल ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्योंकि आईटीआर जो फाइल होती है वो सबको पता है कि जो फर्स्ट ईयर से क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, मतलब 1 ईयर 12 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है। तो उस 12 महीने में आपके सेविंग बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख से ज्यादा एक स्लॉट, मतलब 1 स्लॉट में या ब्रेकअप करके, मतलब 1 लाख एक, 1.5 लाख एक, 50,000 एक, अगर वो 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट जा रहा है तो उस केस में आपके पास नोटिस आएगा या आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर आपका जो करेंट अकाउंट है,
करेंट अकाउंट में अगर क्या कहते हैं 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट है तो भी आपके पास डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा, चाहे वो डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो। मतलब पैसा जो निकाला, जो जो डिपॉजिट किया गया है, जो जमा किया गया है, वो अगर 10 लाख से ज्यादा जमा किया गया है तो भी नोटिस आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर 50 लाख से ज्यादा का करेंट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल है तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं केवल डिपॉजिट का ध्यान रखना है, डिपॉजिट के साथ साथ विड्रॉल का भी ध्यान रखना है। रीजन ये है कि डिपार्टमेंट ये तो सोचेगा कि भाई ये इतना पैसा इस बंदे ने खर्च कहाँ किया, भाई कमाया होगा तभी तो खर्च किया, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जब डिपॉजिट करें तो इस लिमिट का जरूर ध्यान रखें कि इससे एक्सेस लिमिट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर नोटिस आ जाता है तो आपके पास उसको जस्टिफाई करने का कंप्लीट आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि भाई आपने जो पैसे ये सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए या विड्रॉल किए, ठीक है, या करेंट अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट हुआ या विड्रॉल हुआ, तो उसके आपके पास कंप्लीट सबूत होने चाहिए, आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, जिससे वो क्या कहते हैं वेरीफाई अगर हो जाएगा तो सीधी सी बात है डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसमें और क्वेश्चन आता है जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं कि जो सेविंग अकाउंट है, वो कहते हैं जी ऐसा है कि हमारे तो 4 सेविंग अकाउंट चल रहे हैं, तो हमने तो क्या है कि केवल एक जो है सेविंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको बताएं कि डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि उनको ट्रेनिंग, उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग इस चीज की दी जाती है कि आपकी भाई आदमी कहां तक जा सकता है, कहां तक अपना दिमाग लगा सकता है टैक्स चोरी करने के लिए। तो आप ये समझ लो कि हर जगह आपका, आप जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपका पैन और आधार की इंफॉर्मेशन सबमिट करना कंपलसरी है। तो कहीं ना कहीं आपके उस जो जो बैंक अकाउंट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है उसके बारे में कहीं ना कहीं से उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। उस डेट, उस कंडीशन में आपको ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है सर। तो एक ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखना है कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट में चाहे एक हो, दो हो, तीन, चार, सबको मिलाकर, एक नहीं सबको मिलाकर, एक से ज्यादा अकाउंट है तो सबका टोटल पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो जो कैश डिपॉजिट या विड्रॉल है वो एक स्लॉट या टुकड़ों में सबका मिलाकर होता है। ऐसी करंट अकाउंट का 50 लाख की लिमिट आ जाती है, ठीक है सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग अपना जो भी फंड है उनका फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए वो पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे एक मेन पॉइंट है एग्रीगेट फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹10 लाख और मोर इन अ ईयर इन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आप जो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख से ज्यादा की, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की एफडी अगर कराते हैं एक साल के अंदर, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आएगा कि ये पैसे जो 10 लाख आपने डिपॉजिट कराए, जो आपने एफडी ली, ये पैसे कहां से आए। अगर 10 लाख से कम है तो फिर आपके पास नोटिस नहीं आता या आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि एफडी के केस में भी 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर है, चाहे वो क्या कहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू है या कैश डिपॉजिट है, तो उस दोनों केस में क्या कहते हैं कि आपके पास नोटिस आ सकता है। इसके अलावा लेकिन एक बात और है कि अगर क्या कहते हैं कि कोई एफडी आपकी पहले से चल रही है और उसको क्या करते हो कि उसी एफडी को आप रिन्यू कराते हो, तो उस केस में आपके पास नोटिस नहीं आता, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, वो तो वैसे ही डिपार्टमेंट की नजर में पहले से, उसके बारे में आपसे कोई भी कंफर्मेशन नहीं करी जाएगी। नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस का मतलब बार बार मैं बता रहा हूं कि जहां पर डिपार्टमेंट को डाउट है, अगर उसको डाउट नहीं है तो वो क्यों फालतू में परेशान करेगा। नंबर थर्ड जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्रेडिट कार्ड। आप ये देखो कि आज की डेट में हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड होता है अगर उसकी कैपेबिलिटी है। कई लोगों के पास 5-5, 7-7, 8-8 क्रेडिट कार्ड होते हैं। आज की डेट में हर बैंक, अगर एक क्रेडिट कार्ड बन गया तो दूसरे बैंक से, तीसरे बैंक से फोन आता है, सर आपको क्या कहते हैं अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, और आप बिना किसी फॉर्मेलिटीज के बहुत सारे उसमें लुभावने ऑफर दिए जाते हैं और आदमी को क्रेडिट कार्ड बनवा दिए जाते हैं। और क्रेडिट कार्ड की वजह से आदमी क्या करता है कि बहुत सारी आलतू फालतू शॉपिंग करता है, ठीक है। तो
होता क्या है कि हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इसकी भी क्या कुछ लिमिट है, कुछ लोग पूछते हैं, ऑब्वियस है इसकी भी लिमिट है। चलिए देखते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट इफ इन कैश मोड देन लिमिट इज ₹1 लाख, एंड if in digital mode then limit is of ₹10 लाख और मोर इन अ ईयर। अगर क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट आपने कैश में अगर कराया है, अगर वो 1 लाख से ज्यादा का कराया है, मतलब 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का कराया है, तो उस केस में आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस हैं कि भाई आपने जो ये इतना खर्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि रीजन है उसका मैं बताता हूँ। होता क्या है कि आज की डेट में जो प्रोसेस चलती है, ठीक है, जिसे इलीगल प्रोसेस कहा जाता है, कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का यूज होता है कि क्या कहते हैं कि केवल शॉपिंग करने के लिए, केवल शॉपिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज होता है। लेकिन आज का सिस्टम चल गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको अगर पैसे की जरूरत है तो वो कार्ड स्वैप करा लेते हैं और क्या कहते हैं, उसको शॉपिंग ना करके उसमें से कुछ कमीशन कटवा के बाकी पैसे वो पर्सनल यूज में ले आते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो की टर्म्स होती है कि इसको आप केवल 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 शॉपिंग के लिए यूज करोगे, कैश विड्रॉल करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता। लेकिन एक तरह से इलीगल तौर पर वो ये ट्रांजेक्शन को किया जाता है, तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर पूरी नजर रखता है। ठीक है, तो होशियार और सजग रहने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर क्या कहते हैं कि अगर यही ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर 10 लाख से ऊपर का होता है डिजिटल मोड में, मतलब एनईएफटी या आरटीजीएस या किसी और डिजिटल मोड में नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, और ये पेमेंट अगर 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो उस केस में डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा और फिर उसका आंसर देने के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 4, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख और मोर इन अ ईयर। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए बोला गया, ऐसी जो म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग जो सिक्योरिटीज होती है म्यूचुअल फंड की, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसकी भी क्या कोई लिमिटेशंस होती हैं? ऑब्वियस होती हैं। इसमें क्या कहते हैं, अगर किसी पर्सन ने एक साल में म्यूचुअल फंड की अलग अलग यूनिट में 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन करेगा, आपको नोटिस भेजेगा कि भाई साहब ये बताइए पैसे आपके पास आए कहां से, और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। अगर उसका आंसर नहीं होगा कि पैसे आए कहां से, भाई अगर लगाया है तो ऑब्वियस है कमाया कहां से, और कमाया है तो उसका सोर्स बताओ। तो अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, सोर्स नहीं है, तो उस केस में आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है। आप थोड़ा सा चक्कर में पड़ सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो ये 4 मेन पॉइंट थे। अब इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इफ यू परचेज बॉन्ड और डिवेंचर अमाउंटिंग टू ₹10 लाख और मोर इन अ ईयर। ठीक है, तो अब अगर कोई भी पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड के अलावा, जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी के जो डिवेंचर्स होते हैं, चाहे पब्लिक कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड या जो भी है, ठीक है, तो उनके अगर डिवेंचर या बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो इन्वेस्टमेंट अगर एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का है, 10 लाख या उससे ज्यादा का है, तो उस केस में भी आपके पास डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है। और उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस अमाउंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो हमने ये पैसे लगाए हैं, ये हमारे पास हमने कहां से कमाए या हमारे पास कहां से आए। ठीक है, तो जो कहां से वो आया है वो पूरा जड़ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, आंसर देना पड़ेगा। तो उस केस में आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक तो पहली बात तो लिमिट का ध्यान रखिए। अगर ओवर लिमिट भी है तो उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास एविडेंस होना चाहिए। लोग करा तो देते हैं, जमा करा देते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, बात के लिए नहीं सोचते। तो सीधी सी बात है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग जरूर करके रखिए कि भाई ऐसा है कि फ्यूचर में हमको दिक्कत ना उठानी पड़े। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6, पेमेंट ऑफ ₹10 लाख और मोर for acquiring shares of a company through its public or right issue। अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के, किसी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, खासतौर से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अगर 10 लाख या उससे ज्यादा के शेयर्स
में इन्वेस्टमेंट करता है, उन शेयर्स को परचेज करता है, तो उस केस में जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है कि सीधी सी बात है कि वो ये इंफॉर्मेशन मतलब जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं, जो वो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन क्या करे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी इंफॉर्मेशन दे देती है कि क्या कहते हैं कि इस बंदे ने 10 लाख से ज्यादा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, या राइट इशू है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है। और इन सारे जो ऊपर के भी जो तीन चार केस हैं, इन सब में चाहे म्यूचुअल फंड का केस हो, चाहे डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करो, इन सब केसेस में भी जो भी जिस भी क्या कहते हैं कंपनी से या पर्सन से आपने सर्विस ली है, उस बंदे की लायबिलिटी होती है कि वो आपका पैन कार्ड लेता है और इसके अलावा उसकी इंफॉर्मेशन क्या है वो एक तरह से डिपार्टमेंट को देता है। अगर रिलेटेड पर्सन जहां से ये सर्विस या ये गुड्स या सर्विस ली गई है या शेयर्स या जो भी इन्वेस्टमेंट लिया गया, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, इसीलिए क्या होता है, कहीं भी आप देखोगे कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड है, या कुछ भी आप करोगे, तो सबसे पहले आपका अगर एक हैवी ट्रांजेक्शन है तो आपसे क्या होगा, सबसे पहले जो रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड कंपनी आपसे पैन कार्ड की डिमांड करती है, ठीक है सर, या आपसे आईडी की डिमांड करती है। तो किसी भी चीज में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जरूर आप ध्यान रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये पैसे आपके पास आए कहाँ से, क्योंकि आप पहले से प्लान करके अगर रखोगे तो आपको बताना आसान रहेगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट में जाके वहां पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे तो फिर उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये इससे अच्छा है कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए, पहले ही उसके बारे में सोच विचार करके रखा जाए, ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट से हर दूसरे बंदे को फेस टू फेस करना पड़ता है। नंबर 7 पॉइंट, परचेज और सेल ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी वर्थ ₹30 लाख और मोर। ऐसा है कि आज की डेट में अगर देखा जाए, हर आदमी ये चाहता है कि भाई मेरा एक फ्लैट हो जाए, मेरी एक मकान हो जाए, मेरी कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो जाए, तो हर बंदा अगर जो सक्षम होता है वो क्या करता है कि प्रॉपर्टी परचेज करता है, ठीक है सर। अब प्रॉपर्टी अगर परचेज करेगा तो उसमें सीधी सी बात है, अगर वो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री वाला रेट है अगर वो 30 लाख या उससे ज्यादा का है, ठीक है, तो उस केस में अब क्या है कि इस केस में जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार आपसे क्या करेगा, पैन कार्ड वगैरह की डिमांड करता है, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन अगर वो 30 लाख से कम की प्रॉपर्टी, 30 लाख से कम की प्रॉपर्टी है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन अगर वो 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो ये बात श्योर है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जाएगी और उस केस में डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आएगा, ये बात पक्की है, और आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इमोवल प्रॉपर्टी में हम बात, जैसे इमोवल प्रॉपर्टी की बात आ रही है, जो फिक्स प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, ठीक है, या कोई फार्म हाउस, तो ये सब फिक्स एसेट्स में अगर आ जाते हैं, तो आपने अगर इसमें से कोई भी चीज अगर ली है और वो 30 लाख से ज्यादा का अगर क्या कहते हैं नंबर 1 का रेट है, जो रजिस्ट्री जो जितनी अमाउंट से कराई जाती है उसके लिए लायबल होते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, वैसे तो होता यह है कि जैसे एसेट्स जब ली जाती है, कोई भी फ्लैट लिया, कोई कोई भी मकान लिया, ठीक है, या कोई लैंड वगैरह ली, कोई लैंड पीस वगैरह लिया, तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। मान लेते हैं अगर 60 लाख की मार्केट वैल्यू है तो उस केस में आदमी क्या करता है, रजिस्ट्री कम की कराता है, ठीक है। तो वहां बात हो रही है कि जो रजिस्ट्री वाली जो अमाउंट है वो अगर 30 लाख या उससे ज्यादा की है तो डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है, अगर उससे कम है तो फिर उस केस में आपके पास कोई नोटिस नहीं आता। तो नोटिस आना कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले कोशिश हमें ये करनी है कि हमारे पास ऐसी नौबत क्यों आए कि डिपार्टमेंट हमसे हमारे पास नोटिस भेजे, ठीक है। अगर नोटिस भेजा है तो उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, नंबर 8 पॉइंट, परचेज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट ऑफ ₹10 लाख और मोर इन ईयर, मोर इन अ ईयर। अगर कोई पर्सन आरबीआई के जो बॉन्ड्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बॉन्ड्स निकाले हैं तो उन सिक्योरिटी में अगर एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उस केस में भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके पास एक तरह से नोटिस
भेज सकता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन जो होगा वो आरबीआई से तो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और डिपार्टमेंट फिर अगर वो 10 लाख से ज्यादा का है तो फिर डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेजेगा। फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर वो चीजें जस्टिफाई करनी है, एविडेंस है कि भाई पैसा हमने पास आया कहाँ से, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी पर्सन ने, अगर क्या कहते हैं कि एक साल में क्या कहते हैं 2 लाख या उससे ज्यादा का कि किसी भी तरह की कोई गुड्स या कोई सर्विस ली है, 2 लाख से ज्यादा का कोई गुड्स या सर्विस ली है, जैसे मान लेते हैं कि क्या कहते हैं कि आपका 2 लाख से ज्यादा का कोई गोल्ड लिया है, कोई कार ली है, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो जिससे खरीदा है वो क्या करेगा, आपसे आपका पैन कार्ड या आईडी मांगेगा, और वो क्या करेगा, इस चीज की इंफॉर्मेशन क्या होगा, डिपार्टमेंट को देगा, और डिपार्टमेंट अगर उसके बाद अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आपके पास नोटिस भेजेगा कि भाई ये जो सामान आपने लिया है, ये पैसा ये आपने कहाँ से कमाया, इस चीज का आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगर आप खर्च कर रहे हो तो वो पैसे आए कहाँ से। इसके अलावा जैसे देखा होगा कि आजकल एक चलन बन गया है, फैशन बन गया है फॉरेन टूर का, कि भाई लंदन जा रहे हैं या यूरोप टूर हमें करना। यूरोप टूर तो आप बहुत सुना है, सिंगापुर और समथिंग, थाईलैंड, और मतलब साल में 1 या 2 टूर तो मानने हैं। और 2 टूर अगर मानने हैं तो देखो एविडेंस कहाँ से आता है, मैं बताता हूँ आपको। जब आप फॉरेन जाओगे तो बस से तो जाओगे नहीं, तो ऑब्वियस है कि प्लेन से जाओगे, प्लेन की टिकट बुक कराओगे, ठीक है, तो एक एविडेंस वो हो गया, ठीक है, आप कितना भी छुपा लो। दूसरा क्या कहते हैं, जब फॉरेन में जाओगे तो आप फॉरेन करेंसी क्या करोगे, कन्वर्ट कराओगे, ठीक है भाई। अगर मुझे अगर क्या कहते हैं अगर यूएस वगैरह जाना है तो वहां की करेंसी जो है वो डॉलर में है, या कहीं पॉन्ड यूज होता है, अगर मैं दुबई वगैरह जा रहा हूँ तो वहाँ दिनार या समथिंग जो भी वहाँ की करेंसी है उसमें इंडियन करेंसी का और उस दूसरी करेंसी में कन्वर्जन में कराऊंगा, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर क्या करेगा, अगर वो 2 लाख से ज्यादा ही करेंसी है तो मुझसे क्या कहते हैं आईडी लेगा, और इसके अलावा वो ब्रोकर क्या करेगा, जिसने करेंसी कन्वर्ट करके दी है, वो ब्रोकर मेरी इस चीज की इंफॉर्मेशन कि इस बंदे ने 2 लाख से ज्यादा ही करेंसी कन्वर्ट कराई है, तो वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पहुंचेगा और डिपार्टमेंट उसके बाद हमसे इंक्वायरी नोटिस देके कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप फॉरेन टूर खासतौर से। और तीसरा एक और इसमें मैं बता दूं कि आपका जो आप आजकल सोशल मीडिया में बड़ा चलन बन गया है, हर कोई क्या करता है कि अपनी फोटो, बढ़िया सी फोटो, भाई बढ़िया सा सीन हो, और न्यूयॉर्क में अपना फोटो खिंचा रखे हैं, या दूसरी कंट्रीज में बढ़िया बढ़िया फोटो डालते हैं, सिंगापुर और, ठीक है, तो वो जो सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया को भी डिपार्टमेंट वॉच करता है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास आपकी हर चीज की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास रहती है, ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 10, and expenses in foreign currency via debit card or credit card or travel check for the amount exceeding ₹10 lakh or above in a year। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हमने डिस्कस करी थी, अभी बता चुका हूं मैं कि कोई फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन अगर आप कराते हो, चेंजेस अगर कराते हो, तो डिपार्टमेंट को आपकी इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती है, लेकिन मेन पॉइंट ये है, इन बातों का अगर हम ध्यान रखें, ठीक है, और पूरा एहतियात से बढ़ते हैं, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये इंफॉर्मेशन आप औरों को भी दें, जिससे और भी आपके जो लोग हैं साथ वाले, वो प्रॉब्लम से बच सके। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपको क्या होगा कि एक तरह से बार बार लॉयर्स के पास इस बात के कंफर्मेशन करने के लिए अपने कंसल्टेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा कि सर सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट है, ठीक है, डिपॉजिट की क्या लिमिट है, विड्रॉल की क्या लिमिट है, करंट की कुछ होती है नहीं। करंट तो आदमी सोचता है, किसी ने एक बार किसी बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि क्या कहते हैं विजय जी, इसमें आप अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में मान लेते हैं कि अगर 1.5 करोड़ रुपए मंगवा लूं, तो क्या करंट अकाउंट की कोई लिमिट है या सेविंग अकाउंट की कोई लिमिट है? तो ऑब्वियस है लिमिट होती है, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट हो जाता तो ये बात पक्की है कि वो सोर्स पूछा जाता। हाँ, आप 2 करोड़ मंगाओ, 3 करोड़, जितना ही मंगाना है, लेकिन आपके पास एक
क्या कहते हैं कि एविडेंस आना चाहिए, एक प्योर जो उसको जस्टिफाई करने वाला एविडेंस आना चाहिए कि जो ये बताया कि हाँ आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो गलत नहीं है। गलत नहीं है तो डिपार्टमेंट हमारी हेल्प के लिए बने, हमें परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। लेकिन है क्या है कि अगर कोई भी आदमी टैक्स चोरी, अगर ये प्रूफ होता है कि इस आदमी ने ये सब ट्रांजेक्शन करने में टैक्स चोरी करी है, तो उस केस में हमसे कंफर्मेशन करी जाएगी। वो हमारे लिए किसी के लिए प्रॉब्लम वाली बात है, वो काम हमें करना भी नहीं है। तो अगर वीडियो, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आती है, ठीक है, तो प्लीज लाइक करिए और औरों के साथ भी शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और लोगों का बहुत सारा फायदा हो जाएगा। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ऑल वाला बटन आप उसमें प्रेस करिए, ताकि जो भी आगे जो अच्छे और लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं तो उनकी जो नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है 9625122106, अगर आपका कोई भी डाउट होता है जिसका आंसर आपको इसमें नहीं मिल पाया या कोई बात समझ नहीं पाई, तो आप पर्सनली आप मेरे फोन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी बात का आंसर दूंगा। थैंक्स